आज आप सबके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि बैंक होता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें हम अपना पैसा को डिपॉजिट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो जाकर बैंक से पैसा अपना लोन पर लेकर काम करते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि बैंक पैसा रखने का जगह होता है और हमको पैसा का जरूरत है तो हम जाकर बैंक से पैसा ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। देखिए, बैंक दो प्रकार का होता है, एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक का डिफिनेशन देखिए। बैंक का डिफिनेशन, कमर्शियल बैंक का डिफिनेशन, सेंट्रल बैंक का डिफिनेशन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ए बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट। ठीक है, बैंक क्या है? ए बैंक कलेक्ट मनी, बैंक क्या करता है? मनी को कलेक्ट करता है, किससे? हु हैव टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम। मान लीजिए कि आपका जो इनकम है 30,000 आपका इनकम है, ठीक है, उसमें से 20,000 खर्चा हो गया, 10,000 आपका बचा। आप 10,000 रुपया को जब बैंक में क्या करते हैं? जमा करते हैं। उसी को यहाँ पे बोला है बैंक कलेक्ट मनी हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम। आपके इनकम से जितना पैसा बच गया उसको अगर आप बैंक में जमा करते हैं, उसी को ना जमा करते हैं। मान लीजिए कि आपका 30,000 रुपया महीना है, उसमें से 20,000 खर्चा हो गया, कितना बचा? 10,000। उस 10,000 को आप उठाए और बैंक में क्या कर दिए? सेव कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। तो वहीं यहाँ पर बोल रहा है अ बैंक कलेक्ट मनी हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम एंड लेंड इट दिस मनी टू दोज हु रिक्वायर इट। और किसी को क्या देता है? ये लोन देता है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक के पास जाते हैं। बैंक के पास जाते हैं कि सर हमको लोन चाहिए, तो वो लोन दे देते हैं। वो लोन कहाँ से देते हैं? उनके पास पैसा कहाँ से आया? आप ही लोग जो पैसा को डिपॉजिट करते हैं वही पैसा वो फिर किस फार्मर को देते हैं और उन पर कुछ इंटरेस्ट लेते हैं और उसी तरह वो अपना पैसा कमाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डिफिनेशन दिया था कौन? ये डिफिनेशन है प्रोफेसर क्राउथर। ठीक है, प्रोफेसर क्राउथर का ये डिफिनेशन है बैंक के ऊपर। A bank collect money from those who have to spare or who are saving it out of their income and lend it this money to those who are require it। आप अच्छे से डिफिनेशन बैंक का, कमर्शियल बैंक का और सेंट्रल बैंक का याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। ठीक है, जो कि मेन इस वीडियो का जान है, कमर्शियल बैंक और इसका फंक्शन। कमर्शियल बैंक होता क्या है, चलिए बात करें। चलिए, ए कमर्शियल बैंक इज ए financial institution which accept the deposit from the people। भाई मीनिंग गलत हो सकता है, ठीक है, आपको मैच कर लेना है। A commercial bank is a financial institution which accepts the deposit from the people and gives loans for the purpose of consumption and investment of profit। चलिए भैया, हो गया। A commercial bank is a financial institution which accepts the deposit from the public। लिख लो और अच्छा रहेगा। A commercial bank is a financial institution which accept a commercial banks, चलिए ठीक है, which accept the deposit from the public and gives loan for the purpose of consumption and investment of profit। देखिए, कमर्शियल बैंक क्या होता है? हम लोग जो पैसा जमा करते हैं या हम लोग जिस बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक क्या कहलाता है? कमर्शियल बैंक। हम कभी भी सेंट्रल बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं, हम कभी भी लोन सेंट्रल बैंक से नहीं लेते हैं। सेंट्रल बैंक से लोन कौन लेता है? कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक में पैसा कौन जमा करता है? कमर्शियल बैंक।
ये जब हम आपको बताएंगे सेंट्रल बैंक के वीडियो में, ठीक है। अभी आप समझिए कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स द लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट। जिस बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जिस बैंक से आप लोन लेते हैं, उस बैंक को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। समझ में आया? जिस बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो पीएनबी हो, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या अदर कोई भी बैंक हो, आप जिस बैंक में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं या जिस बैंक से आप लोन लेते हैं, वो सारा बैंक हमारा कमर्शियल बैंक कहलाता है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? आपके स्क्रीन पर इसका फंक्शन दिखाई दे रहा है? आपके स्क्रीन पर कमर्शियल बैंक का हमने फंक्शन डाल दिया है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक दिख रहा है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लीडिंग ऑफ मनी, एजेंसी फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन। ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में फिर 4 है: फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रीअकरिंग अकाउंट। फिर लीडिंग ऑफ मनी में भी 4 है: कैश क्रेडिट, लोन, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर एजेंसी फंक्शन है, फिर मिसलेनियस फंक्शन है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और लीडिंग ऑफ मनी, ठीक है। दिख रहा है? वही फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट्स, इसमें क्या क्या आता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है हमारा? पहला आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एफडी लिखते हैं। सॉरी, याद कर लीजिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड अकाउंट। इसी को क्या बोलते हैं? डिमांड अकाउंट। बहुत बढ़िया। फिर हमारा थर्ड है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट। फोर्थ रीअकरिंग और क्यूमुलेटिव। CUMULATIVE अकाउंट। क्यूमुलेटिव अकाउंट्स। अकाउंट लिखा है, ठीक है। हो गया? देख लिया अच्छे से। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की हम बात कर रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं, करेंट अकाउंट, डिमांड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग और क्यूमुलेटिव अकाउंट्स। देख लिए? शुरू करें? आइए, फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में एफडी बोलते हैं, ठीक। क्या है ये? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। आप बैंक में गए, भाई थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ा दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप गए बैंक में और अपना पैसा जमा कर दिए। बैंक का जो मैनेजर है, आप बोले कि भैया आप मेरा जो पैसा है उसको एफडी में जमा करना है, फिक्स्ड करना है हम पैसा। बैंक का मैनेजर बोला कि ठीक है सर, फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, आपको ये पैसा फिक्स्ड टाइम पर ही मिलेगा। कंडीशन नंबर 2, इस पर इंटरेस्ट रेट आपका सबसे ज़्यादा है। और भी ये सब अकाउंट है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट किस पर मिलता है? इंटरेस्ट रेट वो मिलता है एफडी पर, ठीक। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए। बैंक का मैनेजर बोला कि हम आपको 10 साल बाद इस पैसा को डबल कर कर आपको देंगे। 1 लाख आप दिए हैं, आपको 10 साल बाद 10 साल बाद आपको हम 2 लाख रुपया देंगे, ठीक है। अब देखिए, कंडीशन नंबर 1, फिक्स्ड टाइम। अब आप चाहेंगे, मान लीजिए कि ये तो बोला है कि आपको 10 साल बाद डबल कर कर देंगे। अगर आप 7 साल पर ही चले जाएंगे कि मैनेजर साहब हमको पैसा का जरूरत है, वो हम आपके पास जमा किए थे ना, वो पैसा दीजिए, नहीं मिलेगा आपको।
आपको ये 2 लाख रुपया एक फिक्स्ड टाइम के लिए रखा गया है भाई। 10 साल के इधर आपको पैसा नहीं मिलेगा, 10 साल बाद आपको मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल पर जाकर ये पैसा ले ले, आपको नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट में आपका पैसा फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए आपका पैसा फिक्स्ड हो जाता है कि इतने समय पर ही आपको पैसा मिलेगा। इसके बीच में आप चाहेंगे कि जाकर हम पैसा ले ले अकाउंट से, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और इसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड हो जाता है। बीच में आप चाहेंगे, मान लीजिए कि आपके घर में कुछ हो गया, किसी को दवा ही खरीदना है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, तो पैसा की जरूरत है। आप चाहेंगे कि जाकर हम अपना एफडी निकाल ले, आपको नहीं मिलेगा पैसा। समझ में आ रहा है एफडी अकाउंट? एफडी अकाउंट का मतलब ही यहाँ पर लिख दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपका जो पैसा बैंक में जमा किए हैं वो फिक्स्ड हो गया है एक समय के लिए। जब समय पूजेगा, आपका टाइम हो जाएगा, फिर आपको पैसा दिया जाएगा। सेकंड है हमारा करेंट अकाउंट और डिमांड अकाउंट। ये देखिए, ये जनरली हमारा बिजनेसमैन भाई खुलवाते हैं, बिजनेसमैन। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट 0 होता है, ठीक है। उल्टा इसमें बैंक वाला बिजनेसमैन से कुछ चार्ज लेता है, ठीक है। करेंट अकाउंट, डिमांड अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन खुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डेली ट्रांजेक्शन कराना होता है। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है, कभी वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, कभी वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, फिर कॉल आ गया कि सर इनको जो लेबर है उनको सैलरी देना है, तो बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारे अकाउंट में भेज दे रहे हैं। यानी उनको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करना होता है, इसीलिए वो क्या खोल कर रखते हैं? करेंट अकाउंट या डिमांड अकाउंट। इसमें आप पैसा जब मन तब निकाल सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना टाइम पर ही निकालना है। आपको मान लीजिए कि आज जरूरत पड़ गया, आप करेंट अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 लाख रुपया जमा किए हैं तो आपका 2 लाख ही रहेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। थर्ड बात यह है कि इस पर चार्ज उल्टा बैंक वाला लेता है। उल्टा आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस चार्ज। कुछ सर्विस चार्ज आपको खुद उस बैंक वाले को देना पड़ता है। समझ में आया क्या है करेंट अकाउंट? तो करेंट अकाउंट जनरली कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन खुलवाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको डेली ट्रांजेक्शन करना होता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 0 मिलता है। और उल्टा ये बैंक वाला जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कस्टमर होता है, उनसे सर्विस चार्ज काट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा करेंट अकाउंट और डिमांड अकाउंट। थर्ड है हमारा सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट क्या है? देखिए, सेविंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है the objectives of collecting a small savings, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, small savings from the people who have a small earning, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भाई, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग अ स्मॉल सेविंग फ्रॉम द पीपल हु हैव अ स्मॉल अर्निंग। मान लीजिए कि कोई टेम्पू चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई फल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है। वे लोग कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स जनरली किस लिए खुलता है? स्मॉल सेविंग जो कमाता है, जिनके पास मान लीजिए कि जिनका सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वो जनरली हमारा सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट में होता क्या है? एक लिमिटेशन होता है कि आप इतना पैसा एक बार में जमा नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा एक बार में आप नहीं निकाल सकते हैं, एक दिन में आप 2 ही बार 20-20 हजार निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशन होता है किसमें? सेविंग अकाउंट में। दूसरा बात, इस पर इंटरेस्ट कम मिलता है। एफडी में सबसे ज्यादा मिलता है और उसके बाद सेविंग अकाउंट में मिलता है। यानी यहाँ हम बात करें तो एफडी और यहाँ पर सेविंग अकाउंट, तो सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट मिलेगा? आपको एफडी में मिलेगा एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। समझ में आया सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट जनरली जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो खुलवाते हैं, जिनका सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 होता है, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशंस होता है कि आप एक बार पैसा निकाल सकते हैं, इतना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, इतना एक बार में जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। ये हो गया हमारा सेविंग अकाउंट। फोर्थ आता हमारा रीअकरिंग अकाउंट। बहुत ईजी है ये क्या होता है? देखिए,
इस अकाउंट में आपको जो पैसा होता है वो मंथली देना पड़ता है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट होता है एक फिक्स टाइम के लिए। मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आपको 3,000 महीना, 3,000 मंथली इंस्टॉलमेंट करना है, 3,000 महीना मंथली आपको इंस्टॉलमेंट करना है 17 महीना के लिए, 17 मंथ के लिए। यानी आपको 17 महीना 3,000 बैंक में जमा करना है। मतलब हुआ क्या कि रीकरिंग अकाउंट में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट करना होता है, महीने महीने आपको पैसा जमा करना होता है एक फिक्स्ड टाइम के लिए। ठीक है, इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। चलिए ठीक है, ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब बात करते हैं लीडिंग ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, लीडिंग ऑफ मनी के ऊपर क्या होता है, कैश क्रेडिट, क्या होता है लोन, क्या होता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आपके बुक में सिर्फ लोन दिया है। लोन भी अब दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन आपके बुक में क्या दिया है, सिर्फ लोन दिया है, तो उसी को समझेंगे यार। ठीक है, लेंडिंग ऑफ मनी, फर्स्ट आ गया हमारा कैश क्रेडिट। उस समय हम क्या बोल दिए थे, क्रेडिट कंट्रोल, इरेज करते टाइम कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट, वीडियो बंद कर लेते हैं भाई, साउंड आ रहा है। अब बात करते हैं लेंडिंग ऑफ मनी के ऊपर। आप कितने तरह से बैंक से लोन ले सकते हैं। पहला है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है, मान लीजिए कि आप बैंक से गए और 1,00,000 रुपया लोन लिए। ठीक है, 1,00,000 रुपया लोन लिए, तो ये 1,00,000 रुपया आपको वो बैंक वाला कैश में नहीं देगा। कैश क्रेडिट जब आप जाएंगे लेने बैंक में, मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपया लोन लेने गए, तो वो 1,00,000 रुपया आपको कैश में नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में भेज देगा। कहाँ भेज देगा, अकाउंट में भेज देगा। ठीक है, अब इस 1,00,000 रुपया भेज दिया, कैश क्रेडिट का बात हो रहा है। 1,00,000 रुपया आप लोन लिए, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया आ गया। अब 1,00,000 में मान लीजिए कि 50,000 रुपया खर्च किए। कितना खर्च किए, 50,000 रुपया। अभी भी आपके पास कितना बचा है, अभी भी आपके पास कितना बचा है, अभी भी बचा है आपके पास 50,000 रुपया। तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ इस पर लगेगा। समझ में आया कुछ। कैश क्रेडिट में जितना पैसा आप लोन लेते हैं उस सब पर नहीं लगता है, सिर्फ आप कितना खर्चा किए हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है। मान लीजिए कि आप बैंक से 20,000 रुपया लिए, ठीक है, इसमें से 5,000 रुपया खर्च कर दिए, 5,000 खर्च कर दिए, अभी भी आपके पास कितना रिमेनिंग है, अभी भी आपके पास रिमेनिंग 15,000 रुपया है। तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ इस 5,000 पर लगेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या बोला मैं, कैश क्रेडिट में आप जितना पैसा लेते हैं उसमें से जितना पैसा आप खर्च कर देते हैं, उस खर्च किए हुए पैसे पर आपको इंटरेस्ट लगता है, उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप बैंक से 30,000 लोन लिए, 50,000 लोन लिए, मान लीजिए कि आप बैंक से 30,000 रुपया लोन लिए, उसमें से 2,000 रुपया आप खर्च कर दिए, तो 2,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 2,000 पर बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट लेगा और 30,000 पर नहीं लगेगा। उसके बाद थर्ड है हमारा लोन। लोन का मतलब जितना बैंक से आप लोन पैसा लिए हैं उन सारे पैसे पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप उसमें से खर्चा करें या नहीं करें। मान लीजिए कि आप बैंक गए, 1,00,000 रुपया लोन लिए, आप 1,00,000 रुपया मतलब लेकर आए घर पर और आप उसको खर्चा नहीं किए, आप ये सोच रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, तो आप गलत सोच रहे हैं। जब आप लोन ले लिए तो आपको फुल पैसा पर इंटरेस्ट देना है। जब आप कैश क्रेडिट लेते हैं तो आप जितना पैसा लेते हैं उस पैसा में से जितना पैसा आप खर्च करते हैं उस खर्च वाले पैसा पर आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आया। कैश क्रेडिट में जितना पैसा आप लोन लिए हैं उसमें से जितना खर्च किए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। लोन लिए हैं तो जितना पैसा आप लिए हैं उसमें से चाहे आप कितना भी खर्चा करें या खर्चा ना करें आपको इंटरेस्ट सब पर देना है। ठीक है, दो क्लियर हो गया। ठीक है, कैश क्रेडिट और लोन समझ में आ गया। अब बचा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, देखिए ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है। ठीक है, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी एक फैसिलिटी है। ये कंप्लीट हो गया लोन वाला कहानी, कैश क्रेडिट वाला कहानी कंप्लीट हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर आप लोन लेते हैं तो सारे जितना पैसा लोन लेते हैं उन सारे पैसा पर इंटरेस्ट लगेगा। कैश क्रेडिट में आप जितना पैसा लेते हैं उसमें से जितना आप खर्च करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जितना आपका पैसा बचा रहेगा उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। ओवरड्राफ्ट क्या है, देखिए ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है। किसको दिया जाता है,
जिसके पास करेंट अकाउंट होता है, ध्यान से समझिएगा, ओवरड्राफ्ट एक बैंक फैसिलिटी देता है जिसके पास करंट अकाउंट होता है। क्या है फैसिलिटी? अब मान लीजिए कि ये है कोई बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, मान लेते हैं सपोज ए, और ये कोई लड़का है बी। अब सपोज कीजिए कि ए ने बी को 20,000 रुपए का एक चेक दे दिया, ठीक है, एक चेक दे दिया। ए ने बी को 20,000 का एक चेक दे दिया। अब बी वाला बैंक गया, लेकिन जब बैंक गया, बी वाला बैंक गया, तो बैंक में 15,000 ही रुपए था। ए ने बी को एक चेक दिया। अब ऐसा समझिए, हमने आपको एक चेक दिया कि जाइए इस बैंक में आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा। हमने आपको एक 20,000 रुपया का चेक दिया और बोला कि जाइए इस बैंक में आप पैसा निकाल लीजिए। आप जब बैंक में वो चेक लेकर गए तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपया था, 20,000 था ही नहीं। बैंक क्या करेगा, आपको 15,000 नहीं 20,000 रुपया देगा, 5,000 अपनी तरफ से आपको पैसा देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो मेरे अकाउंट से 5,000 रुपया दे रहा है कि मतलब अपने तरफ से दे रहा है। अब वो आपको एक साथ देगा 20,000 रुपया, समझ में आ रहा है? वो आपको एक साथ देगा 20,000 रुपया। ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अकाउंट में 15,000 ही रुपया था। ये फैसिलिटी कौन देता है? बैंक देता है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। और जब भी हम अपने बैंक में पैसा डालेंगे तो वो 5,000 बैंक अपना पैसा काट लेगा, ठीक है। क्या बोला मैं कि कोई ए है वो बी को एक चेक दिया 20,000 का। जब बी बैंक में गया वो चेक लेकर, तो अकाउंट में 15,000 ही रुपया था और इस पर लिखा है कि 20,000 रुपया। तो बैंक अपनी तरफ से 5,000 रुपया इस बंदा को दे देगा, तो कितना हो जाएगा? 20,000। और जब बैंक में ये बंदा अपना पैसा डालेगा तो बैंक ये 5,000 रुपया अपना काट लेगा। समझ में आया? ये क्यों दिया बैंक, अपनी तरफ से बैंक क्यों दिया? इतना बड़ा ये बिजनेसमैन है, अगर इसका चेक बाउंस हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो क्या होगा? बदनामी होगा कंपनी का, बिजनेसमैन का बदनामी होगा। तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट वाले को। मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में 15,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, आपको मतलब जरूरत है 30,000 रुपया का, तो बैंक अपने तरफ से आपको 30,000 रुपया एक साथ दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई ए है और ये कोई बी है। ए ने बी को 20,000 रुपया दिया, 20,000 रुपया का चेक, और बोला कि हम आपसे 3 महीने के बाद लेंगे, ठीक। लेकिन ए को अर्जेंट काम पड़ गया और ये 2 महीने पर ही बैंक बी के बैंक के पास गया और पैसा को विड्रॉ कर लिया। जब ये पैसा विड्रॉ करेगा तो इसको 20,000 रुपया नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा 18,000 रुपया। क्यों? 2,000 रुपया कहाँ गया? 2,000 रुपया बैंक अपने पास रखेगा एज ए इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। अपना कुछ कमीशन काटेगा, फ्री में तो करेगा नहीं, अपना कुछ कमीशन काटेगा और इसको कितना दे देगा? 18,000। जब बी अपना पैसा बैंक में जमा करेगा तो ये बैंक वाला अपना पैसा काट लेगा। उसी को यहाँ पर बोला डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मान लीजिए कि हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, ठीक है। ए ने बी को 20,000 रुपया दिया 3 महीने के लिए और बोला कि भाई हमको 3 महीने बाद तुम लौटा देना। अब मान लीजिए कि आप हमको 1,00,000 रुपया देंगे तो कुछ प्रूफ देंगे ना, हम आपसे कुछ प्रूफ मांगेंगे ना। हम आपको 1,00,000 रुपया दे रहे हैं तो कुछ प्रूफ मांगेंगे ना, कुछ प्रूफ रहेगा ना कि ये प्रूफ है कि हम आपको 1,00,000 रुपया दिए हैं। उसी तरह ए ने बी को जब 20,000 रुपया दिया तो कुछ प्रूफ दिया होगा, बी ने कुछ प्रूफ दिया होगा कि ये प्रूफ है। जैसे अपना अकाउंट नंबर दे देगा, अपना बैंक बता देगा मेरा ये बैंक है, ये बैंक अकाउंट है। तो ए ने जब बी को 20,000 रुपया दिया और बोला कि हम 3 महीने बाद आपसे 20,000 रुपया लेंगे, लेकिन ए को अर्जेंट काम पड़ गया और 2 महीने पर बी के बैंक में पहुंच गया और पैसा का विड्रॉ कर लिया। बैंक वाला 2,000 रुपया अपना कमीशन काट लिया और 18,000 रुपया उसको दे दिया। और बी ने जब अपना पैसा बैंक में जमा करेगा तो ये 18,000 बैंक अपना पैसा उसके पैसा में से काट लेगा। इसी को बोल रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए को लेना था बी से, लेकिन ए किससे लिया? बी के बैंक से। समझ में आ रहा है? ए को लेना था किससे? बी से 3 महीने पर, लेकिन ए लिया किससे? बी के बैंक से। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं हम कि
एजेंसी फंक्शन क्या होता है और मिसलेनियस फंक्शन क्या होता है। देखिए ऐसे अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम आपको अभी बताएं लीडिंग ऑफ मनी और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आता है। चलिए एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन। देखिए एजेंसी फंक्शन, एजेंसी का मतलब हो गया एजेंट। अब मान लीजिए कि आप किसी बैंक का रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, ज़्यादा पैसा बैंक में रखते हैं, आपके पैसा से बैंक वाले को बहुत प्रॉफिट होता है, तो आपको वो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है, उसमें से कहता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या होता है, कस्टमर के बिहाफ पर कौन काम करेगा, बैंक काम करेगा। जैसे आपको टैक्स पे करना है तो बैंक वाला से बोल दिया कि मेरा टैक्स पे कर दो, तो आपके जगह पर, आपके बिहाफ पर कौन पे कर देगा, बैंक पे कर देगा और आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। आप बोल दिए कि वो पैसा अगर मेरे अकाउंट में डालता है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप बोल दिए कि वो लड़का को हम भेज रहे हैं, आप 20,000 रुपया दे दीजिएगा, ये 20,000 रुपया दे देंगे। यानी ये हो क्या रहा है, कस्टमर के बिहाफ पर जब बैंक कुछ कार्य करने लगे, कार्य करना था हमको, लेकिन मेरे जगह पर कौन कार्य कर रहा है, बैंक कार्य कर रहा है, ठीक है, बैंक कार्य कर रहा है। किसके जगह पर, किसके बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर। जब कस्टमर के जगह पर बैंक काम करने लगे, उस फंक्शन को बोलते हैं एजेंसी फंक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारा फंक्शन आता है, एक तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया इसका कि बैंक वाला आपको इन्फॉर्म करता रहेगा टाइम टू टाइम कि सर इस बार आप पैसा ले लीजिए ना, कुछ लोन पर बहुत कम इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये सब जानकारी टाइम टू टाइम देता रहेगा। मान लीजिए कि जो आपका फंड है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ये ट्रांसफर कर सकता है, आपको ट्रांसफर करना था, लेकिन आपके बिहाफ पर कौन ट्रांसफर कर रहा है, बैंक ट्रांसफर कर रहा है। तो ये कुछ फंक्शन है एजेंसी फंक्शन का। उसके बाद आपके फंक्शन आता है मिसलेनियस फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिसलेनियस फंक्शन। पहला इसमें पॉइंट आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखिए मान लीजिए कि आप, इसमें भी बताया कि आप एक बैंक का रेगुलर कस्टमर है, आपसे उसका प्रॉफिट ज्यादा हो गया, आप चले गए रसिया, रसिया कमाने के लिए गए, ठीक है। रसिया में करेंसी चलता है रूबेल, ठीक है। आप वहां पर काम किए, आपको रूबेल मिला, आप रूबेल लेकर आ गए इंडिया में। आप जब इंडिया में लेकर आए तो आपका वो जो पैसा है ना रूबेल, उसको कन्वर्ट कर देगा इंडियन करेंसी में, कौन, ये बैंक। इस फंक्शन को बोलते हैं मिसलेनियस फंक्शन। क्या बोला मैं, आप अगर किसी दूसरे कंट्री में, कोई फॉरेन कंट्री में गए हैं और वहां से उस कंट्री का आप करेंसी लेकर इंडिया में आए हैं, तो उस करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देना, ये फंक्शन कहलाता है मिसलेनियस फंक्शन। ये फंक्शन सिर्फ एक ही बैंक करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक करता है, लेकिन कुछ कुछ कमर्शियल बैंक भी इस काम को करते हैं, ठीक है। जनरली फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में तब्दील करना ये कौन बैंक करता है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, लेकिन कुछ कमर्शियल बैंक भी करते हैं। उस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं मिसलेनियस फंक्शन। समझ में आया। इसमें भी दूसरा पॉइंट है कि ये टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करेगा, टाइम टू टाइम क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर अभी आप लोन ले लीजिए, बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा, सर आप ये बिजनेस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, मतलब आपको टाइम टू टाइम आपको ये क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। थर्ड फंक्शन ये हो सकता है इसका मिसलेनियस फंक्शन कि मान लीजिए कि आप बोले कि आप हमको 1,00,000 रुपया दे दीजिए, ठीक है, आप हमको 1,00,000 रुपया दे दीजिए। हम बोले कि ठीक है पीएनबी में आ जाओ, मेरा हम पीएनबी में पैसा रखे हैं, वहीं पर आप हम तुमको दे देंगे। आप पीएनबी में आए, हम आपको 1,00,000 रुपया दिए, तो अब हमको गारंटी और कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएनबी मेरा प्रूफ बन गया, पीएनबी मेरा गारंटी बन गया कि हाँ ए ने बी को पैसा 1,00,000 दिया है। तो ये गारंटी और प्रूफ का भी काम करता है बिटवीन टू कस्टमर। दो कस्टमर के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो ये प्रूफ या गारंटी का भी काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है।